नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज किंग विलियम अलेक्जेंडर और प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में हो सकते हैं महत्वपूर्ण समझौते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीदरलैंड्स में हुआ शानदार स्वागत। प्रधानमंत्री को देखकर अभिभूत हुआ भारतीय समुदाय। मोदी मोदी के नारों से गूंजा द हेग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की प्रगति की करेंगे समीक्षा। पश्चिम बंगाल में जाति प्रमाण पत्रों की होगी दोबारा जांच। शुभेंदु सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को दिया पुनः सत्यापन का निर्देश। 2011 से अब तक 1.69 करोड़ जाति प्रमाण पत्र हुए जारी। और खेल की खबरों में थाईलैंड ओपन में आज चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। मलेशियाई जोड़ी के साथ होगा सामना। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स में है। एम्स्टरडैम के शिफॉल हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का बेहद गर्मजोशी से स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री का अभिनंदन रियर एडमिरल लुडगर ब्रूममेलर ने किया। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन भी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और देश के राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात होगी। इस दौरान सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन हाइड्रोजन, जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीदरलैंड्स के द हेग में भव्य स्वागत हुआ। होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन किया। लोगों ने जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने सभी का अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। तो द हेग में डच कलाकारों ने प्रधानमंत्री के स्वागत में राग दुर्गा पर आधारित प्रस्तुति पेश की। साधो राम अनुपम बानी की इस प्रस्तुति में जो कलाकार शामिल हुए उनमें कॉलिन मेजर, कोरा गिरीवेनबोस, सत्यकाम मोहक मसिंग और हेइको दिजकर शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने इस प्रस्तुति को सराहा और कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। And was very blissful and a very special occasion to perform for Modi ji.
we were very honored and grateful for the opportunity, especially to promote the beauty and depth of classical Indian music and devotional music, because devotion, bhakti is a very special thing. And I thank India for everything it has given us. Yeah, it was a great honor for me and quite intense, having eye contact with one of the great world leaders. But I feel it was a prestigious moment to perform. I'm very happy to stand here and to play the Indian flute, the Bansuri that I'm taught by my Guruji, Pandit Hari Prasad Chaurasia. I'm very thankful. दहेग में प्रधानमंत्री के अभिनंदन में शास्त्रीय नृत्य की भी प्रस्तुति हुई। राग देश पर आधारित इस प्रस्तुति में 9 कलाकार शामिल हुए। सौम्य शुक्ला और इंदु पांडे ने कथक, अनिका मिश्रा और सीता कादम में ओडिसी, श्रद्धा और अंजलि पद्म कुमार ने भरतनाट्यम, मैरी जेन और अक्षय सुंदर ने कुचिपुड़ी और लक्ष्मी शशिधरन ने मोहिनीअट्टम नृत्य की प्रस्तुति पेश की। बहुत ही प्राउड फीलिंग थी, प्राउड टू बी इंडियन, प्राउड टू बी पार्ट ऑफ एन आर्ट फॉर्म विच इज़ सो डीप रूटेड। इतने सेंचुरी से हम जो आर्ट फॉर्म कर रहे हैं उसको प्रेजेंट करने का हमें मौका मिला, तो हम बहुत ही खुश थे। और प्रधानमंत्री जी जिस तरह से इंटेंसली हमारे आर्ट को अप्रिशिएट कर रहे थे, हमें ऐसा लगा कि हमारी मेहनत रंग लाई है। We all were lucky to be here and witness this amazing moment where Modi ji was right in front of us. It was more than a fan moment. We really feel very, very proud to be here. And he really respects art. The way he was really appreciating all our performances. It was really amazing to see that he really respected it and he was here. दहेग में प्रधानमंत्री के अभिनंदन में गरबा की भी प्रस्तुति हुई। 7 कलाकारों ने गरबा नृत्य की प्रस्तुति दी। सामने देखा, उनके सामने परफॉर्म किया, इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती है। यहाँ नीदरलैंड में रह के उनके सामने गरबा परफॉर्म करना ये बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी बात है, मतलब बता नहीं सकते हम लोग। हमने बहुत हार्ड प्रैक्टिस की थी और नाउ इट फाइनली पेड ऑफ, सो वी आर रियली हैप्पी एज वेल। बहुत ही खुशी हुई कि हम लोग खुद उनके सामने गरबा प्रेजेंट कर पाए, स्पेशली नीदरलैंड्स में आके पूरी इंडियन कम्युनिटी, ये हम कुछ गुजराती है, कुछ तो गुजराती नहीं है, फिर भी उनके लिए सबने मिलके गरबा किया। सच में बहुत खुशी हुई हम लोग को। It was an amazing experience. So happy to do it with this amazing team as well, and very honored to do it. It was so nice. Very. Yeah, it was an amazing opportunity. We got all the energy as soon as we saw him, and I still can't believe it. We love Modi ji. Bharat Mata ki jai. Bharat Mata ki jai. Vande Mataram. Vande Mataram. और अब बात करते हैं योग की, जिसे लेकर बढ़ता उत्साह भारत नीदरलैंड्स के गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव की एक खास तस्वीर पेश कर रहा है। नीदरलैंड्स में बड़ी संख्या में लोग योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना रहे हैं। भारत की प्राचीन परंपरा अब दुनिया को जोड़ने का माध्यम बन चुकी है। नीदरलैंड में योग की बढ़ती लोकप्रियता भारत के बढ़ते सॉफ्ट पावर की मिसाल बन रही है। तो साथ ही योग सिर्फ जुड़ने का, योग सिर्फ फिटनेस का माध्यम नहीं बन रहा है, बल्कि ये भारत की संस्कृति के प्रति एक लगाव और आकर्षण को भी दिखाता है।
I was very inspired by the authentic way of doing yoga with a mix of action and relaxation, and that it calms your mind. So I feel a deeper connection with something doing yoga. I was inspired at first by seeing people doing yoga, I think, and then I liked that I didn't have to go outside to do a lot of movements, but I could also do it at home. I didn't know anything more than just some asanas and in a way a physical exercise, I guess. And so when I started to deepen my practice and to learn more about theory, and that has a direct connection to Indian culture. I've been to Mumbai quite a number of times, and I've never been to a yoga class, so first time. So I'm enjoying a yoga class as much as I enjoy Indian food. पाँच दिनों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन भी जाएंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर प्रवासी भारतीय बेहद उत्साहित हैं। उनका कहना है कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा को लेकर यहाँ स्वीडिश लोगों में काफ़ी उत्साह दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ एक ऐसे प्रवासी भारतीय हैं जो रहने वाले मूलतः इंडिया के कर्नाटका के हैं, वेणुगोपाल, लेकिन अब उन्होंने स्वीडिश की नागरिकता हासिल कर ली है। हम उनसे आपको सीधे बातचीत कराते हैं, रूबरू कराते हैं। भारत के प्रधानमंत्री आपके कंट्री में आ रहे हैं, कितनी खुशी है। अब आप इंडिया के प्रधानमंत्री भी आपके प्रधानमंत्री हैं और आप स्वीडिश के नागरिक हो चले हैं, कितनी खुशी है। बहुत खुश नज़र आ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ये स्वीडिश और इंडियन के रिलेशनशिप को बहुत मायना देगा और हम तो बहुत ही खुश हैं। हम ज़रूर वो जहाँ रहने वाले हैं वहाँ जाएंगे, वेव करेंगे। निश्चित तौर पर इंडिया और जो स्वीडन के रिश्ते हैं इससे कहीं ना कहीं और भी मजबूत होंगे और दोनों देशों के बीच व्यवसाय जो है, उद्योग जो है, वो भी बढ़ सकेगा। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ स्वीडन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। वक्त ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। हाँ, कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद का स्वागत है। बढ़ते आगे। आपत्तिजनक बयान मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गईं। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ विधाननगर साइबर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है और अभिषेक बनर्जी पर चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने, डीजे बजाने को लेकर विवादित टिप्पणी करने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ये शिकायत महेशतला, हरणघाटा और नंदीग्राम की चुनावी सभाओं की वीडियो क्लिपिंग्स के आधार पर दर्ज हुई है। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने राज्य में जारी जाति प्रमाण पत्रों को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया। सरकार ने सभी उप विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वर्ष 2011 के बाद जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच और सत्यापन किया जाए। इस कदम का उद्देश्य राज्य में जारी प्रमाण पत्रों की सत्यता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना बताया गया। इस दौरान जिन लोगों के नाम एसआईआर अभियान में मतदाता सूची से हटे हैं, उनके भी जाति प्रमाण पत्रों की समीक्षा होगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2011 के बाद अब तक लगभग 1.69 करोड़ जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए। इसमें अनुसूचित जाति
SC, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र शामिल हैं। SC श्रेणी में 1 करोड़ प्रमाण पत्र, ST श्रेणी में 21 लाख प्रमाण पत्र, OBC श्रेणी में 48 लाख प्रमाण पत्र और द्वारे सरकार शिविरों के माध्यम से 47.80 लाख जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। वहीं सरकार ने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा कि सभी प्रमाण पत्र मौजूदा नियमों और कानूनों के अनुसार जारी किए गए हों। फर्जी प्रमाण पत्रों के खिलाफ शुभेंदु सरकार सख्त कार्रवाई करने वाली है। नियमानुसार जांच के बाद ही होगी उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वो अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर सहित राज्य की कई अहम विकास परियोजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे। इस महत्वपूर्ण दौरे पर गृह मंत्री सरखेज गांधीनगर राजमार्ग के आधुनिकीकरण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और ग्रीन लोकसभा पहल के तहत गांधीनगर में वृक्षारोपण कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी। क्षेत्र के जल संकट को दूर करने के लिए तालाबों के जीर्णोद्वार और इंटरलिंकिंग परियोजना के साथ साथ GUDC और मानसा नगर पालिका के विकास कार्यों का भी केंद्रीय मंत्री जायजा लेंगे। इसके अतिरिक्त अमित शाह सार्वजनिक अस्पतालों के कामकाज, रामशे बालक खिलेशे बालक अभियान के अंतर्गत खिलौना संग्रह अभियान की प्रगति, घाटलोडिया, वेजलपुर, नारायणपुरा और साबरमती विधानसभा क्षेत्रों के नवनिर्वाचित पार्षदों के साथ अहम बैठकें करेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच द्वारा भोजशाला स्थल को मंदिर घोषित किए जाने के बाद लोग पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोजशाला को देवी वाग्देवी सरस्वती मंदिर बताया। माना जाता है कि परमार वंश के महान राजा भोज ने इस स्थल को ज्ञान, संस्कृति और देवी वाग्देवी की आराधना का प्रमुख केंद्र बनाया था। भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों की वापसी का सफर पिछले 1 दशक से जोर पकड़ रहा है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खोई हुई कलाकृतियों को वापस लाने का अभियान शुरू हुआ और अब तक 666 वस्तुएं भारत को लौटाई जा चुकी हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इटली और थाईलैंड जैसे देशों ने इन धरोहरों को भारत को सौंपा, जिसमें हर वस्तु भारत की संस्कृति और पहचान का हिस्सा है। देखिए रिपोर्ट। भारत की मिट्टी में जितनी पुरातन संस्कृति, इतिहास और धरोहरें समाई हैं, उतनी शायद ही दुनिया के किसी और कोने में हो। लेकिन सदियों की गुलामी और तस्करी ने हमारी इस धरोहर को बुरी तरह लूटा है। मंदिरों की मूर्तियां, शिल्पकृतियां और अनमोल विरासत की चीजें विदेशों के संग्रहालयों और निजी कलेक्शन में सजती रही हैं। लेकिन भारत की खोई विरासत अब वापस लौट रही है। दुनिया के अलग अलग संग्रहालयों, निजी कलेक्शनों और तस्करों के नेटवर्क में बिखरी भारत की प्राचीन धरोहरों को वापस लाने की मुहिम में मोदी सरकार ने पिछले 1 दशक में बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें अब तक कुल 666 प्राचीन वस्तुएं भारत वापस लाई जा चुकी हैं। ये सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि हर एक कलाकृति भारत की आत्मा से जुड़ी कहानी को लेकर आई है। हाल ही में अमेरिका से पवित्र पुरातन वस्तुओं की वापसी भारत की सभ्यतागत स्मृति की पुनर्स्थापना का प्रतीक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्प्राप्ति और संरक्षण के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वापस लाई गई कांस्य प्रतिमाओं में लगभग 990 ईस्वी की चोल काल की शिव नटराज प्रतिमा, 12वीं शताब्दी की शिव और पार्वती की प्रतिमा और 16वीं शताब्दी की विजयनगर काल की संत सुंदरार और परवई की प्रतिमा शामिल है। मूल रूप से तमिलनाडु के पवित्र मंदिर की ये प्रतिमाएं 20वीं शताब्दी के मध्य में अवैध रूप से भारत से बाहर ले जाई गई थी। 2016 से लेकर 2023 तक अमेरिका ने भारत को कुल 578 सांस्कृतिक कलाकृतियां लौटाईं। यह किसी भी देश द्वारा भारत को लौटाई गई सबसे बड़ी संख्या है। जून 2016 में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान 10 प्राचीन वस्तुएं वापस आईं। 2021 की यात्रा में 157 कलाकृतियां लौटी और 2023 में 105। ये दिखाता है कि जब नेतृत्व में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प होता है तो खोई हुई धरोहर भी वापस लाई जा सकती है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया से लेकर जर्मनी, सिंगापुर, ब्रिटेन,
इटली, थाईलैंड और कनाडा तक के कई देशों ने भारत को उसकी अपनी विरासत वापस सौंपी। 2014 में ऑस्ट्रेलिया से पहली बार 2 प्राचीन वस्तुएं लौटी। इसके बाद 2015 में कनाडा और जर्मनी से, 2017 और 2018 में अमेरिका और ब्रिटेन से, 2019 में फिर ब्रिटेन से और 2020 में ऑस्ट्रेलिया व ब्रिटेन से कई धरोहर वापस लौटी। 2021 में ये सिलसिला और तेज हुआ। ब्रिटेन और कनाडा ने कुछ और वस्तुएं लौटाईं, लेकिन सबसे बड़ा योगदान अमेरिका का रहा, जिसने एक साथ 157 प्राचीन वस्तुएं वापस की। फिर 2022 में ऑस्ट्रेलिया से 29 धरोहरें वापस हिंदुस्तान आईं। 2023 में अमेरिका से 105, ब्रिटेन से 7 और इटली से 1 प्राचीन वस्तु वापस भारत आई। आज भारत गर्व से कह सकता है कि उसकी खोई हुई धरोहरें अब घर लौट रही हैं, और ये सिर्फ विरासत की वापसी नहीं बल्कि आत्मगौरव की पुनर्स्थापना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बीते अप्रैल महीने में देश में वाहनों की खुदरा बिक्री में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक अप्रैल 2026 में 26 लाख से ज्यादा वाहनों की बिक्री दर्ज की गई। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में भी इस दौरान भारी वृद्धि हुई। आखिर क्या है इन आंकड़ों की पूरी कहानी, आप इस रिपोर्ट को देखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। सरकार की जनहितैषी नीतियों के चलते आर्थिक मोर्चे पर कई क्षेत्रों में लगातार तरक्की देखने को मिल रही है। हाल ही में ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी लगातार बेहद सकारात्मक आंकड़े सामने आ रहे हैं। बीते अप्रैल में लगभग सभी तरह के वाहनों की खुदरा बिक्री में बढ़ोतरी हुई है, चाहे फिर वो दुपहिया वाहन हो या पैसेंजर व्हीकल्स। इसके अलावा अप्रैल में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में भी काफी उछाल देखने को मिला है। आंकड़ों पर नजर डालें तो FADA यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक अप्रैल 2026 में देश में 26,11,000 से ज्यादा वाहनों की बिक्री हुई। इसमें पिछले साल के मुकाबले 12.94% की भारी वृद्धि देखने को मिली है। अप्रैल 2025 में देश में कुल 23,12,000 वाहनों की बिक्री दर्ज की गई थी। इस दौरान यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री में भी 12% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बीते अप्रैल में देश में 4,07,000 से ज्यादा यात्री वाहनों की बिक्री हुई। वहीं दुपहिया वाहनों की बिक्री ने अप्रैल में नया रिकॉर्ड बनाया। FADA के मुताबिक 13% की भारी वृद्धि के साथ अप्रैल 2026 में 19,16,000 से ज्यादा दुपहिया वाहनों की बिक्री दर्ज की गई, जबकि तिपहिया वाहनों की बिक्री भी 7% से अधिक बढ़कर अप्रैल में 1,06,000 के पार पहुंच गई। साथ ही वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में 15% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। बीते अप्रैल में 99,300 से अधिक वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री हुई। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार लगातार आम लोगों को फायदा पहुंचाने वाले कदम उठा रही है। सरकार द्वारा लाए गए GST रिफॉर्म जैसे कदमों को इस तेज आर्थिक प्रगति का श्रेय मिल रहा है। दूसरी तरफ PM मोदी के आह्वान पर देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बीते कुछ समय से EV की बिक्री में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। FADA के मुताबिक अप्रैल 2026 में इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री में 75% से अधिक की भारी वृद्धि हुई है। बीते अप्रैल में 23,500 से अधिक इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों की बिक्री दर्ज की गई, जबकि अप्रैल 2025 में यह संख्या 13,421 थी। वहीं तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री भी 3% बढ़कर 64,500 के पार पहुंच गई। साथ ही वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 2 गुने से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई। अप्रैल 2026 में कुल 2,245 वाणिज्यिक EV की बिक्री देखने को मिली। इसके अलावा इस दौरान पिछले साल के मुकाबले 2 व्हीलर EV की बिक्री में 60% से अधिक की वृद्धि हुई है। अप्रैल 2026 में 1,48,000 से ज्यादा दुपहिया EV की बिक्री दर्ज की गई। PM मोदी के कुशल नेतृत्व में GST और अन्य सुधारों के तहत लोगों के हित में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस तरह के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।